हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन के डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि इस चैप्टर 9 से बायोमोलिक्यूल से 2025 से लेकर के 2018 में कितने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 8 इयर्स ऑफ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब क्वेश्चन लगाते लगाते हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2018 से लेकर के 2025 में, वो एनसीईआरटी की कौन से लाइन से आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हम मार्क करेंगे। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होने चाहिए, ताकि आप जो लाइन है एनसीईआरटी की लाइन है उसको इस तरह से आप मार्क कर सके कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो 2025 में आया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अगर वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। ओके, तो लिस्ट 1 में यहाँ पे दिया गया है एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड, एडेनिन, एलेनिन। लिस्ट 2 में यहाँ पे दिया गया है आपका नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, अमीनो एसिड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 106 से लिया गया है। आप उस पेज को आप अपने एनसीईआरटी में जरूर से खोल लीजिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। एडिनोसिन, तो एडिनोसिन यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हमें कहाँ पे है, ऑप्शन ए का थर्ड है, ऑप्शन बी ए का सेकेंड, ऑप्शन सी ए का थर्ड एंड ऑप्शन डी ए का थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, क्योंकि ए का सेकेंड दिया हुआ है। चलो, एडिनाइलिक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में बी का सेकेंड है, ऑप्शन सी में बी का फोर्थ है, तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगी। और ऑप्शन डी में देखें तो यहाँ पे बी का सेकेंड है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, सी, एडेनिन। तो एडेनिन यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, हमने पढ़ा था प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडेनिन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। तो सी का यहाँ पे ऑप्शन ए में फर्स्ट है, लेकिन डी ऑप्शन डी में यहाँ पे सी का फोर है, तो डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट डी बचा हुआ है एलेनिन, तो एलेनिन यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो लिस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैच द लिस्ट और मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारी बातें वो एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखी है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 106, अब जब आप यहाँ पे खोलेंगे तब तब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस के नाम दिए गए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन एंड थाइमिन। ओके, और यहाँ पर फिर आपको दिए गए हैं न्यूक्लियोसाइड के नाम। तो न्यूक्लियोसाइड के नाम यहाँ पे कौन कौन है, एडेनिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन एंड, ठीक है, तो दीज आर दी न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह से आपको न्यूक्लियोटाइड्स के नाम दिए गए हैं, एडिनेलिक एसिड, थाइमिडेलिक एसिड, ग्वानिडेलिक एसिड, यूरिडेलिक एसिड एंड साइटिडेलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से एनसीईआरटी में दिया गया है। और मैंने जब आपको हम जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसको हमने इस तरह से अच्छे से क्या किया था, क्लासीफाई किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 2025 नीट 2025 इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नीट 2025 में फिर से आपको यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आया है, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 9.8 एंजाइम। आप जो है पेज नंबर 118 आपको निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। तो प्रोटीन पोर्शन आपका जो है एंजाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ी थी। चलो, इसको पेज नंबर 118 में हम खोजते हैं, क्या हमें मिलेगा क्या। अब देखो, यहाँ पे आप देखेंगे कोफैक्टर जहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 118 में, प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम।
और मैंने जब आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे आपको क्लासिफाई भी किया था कि ये जो एंजाइम है इसमें एपो एंजाइम पार्ट होगा और कोफैक्टर पार्ट होगा। तो एपो एंजाइम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, जो कि और कुछ नहीं है, प्रोटीन पोर्शन ही होता है। और जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होता है या पोर्शन होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में हो रहा है कि इसमें से कौन सा एंजाइम जो है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कोफैक्टर का ही तो टाइप होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कैटालेज, रूबिस्को एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो हीम जो है यहाँ पे कैटालेज एंजाइम का क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो तो ये भी आपको पेज नंबर 118 में ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो कोफैक्टर है इसको हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम मेटल आयन में हमने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। अब यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से। और यहाँ पे इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज यहाँ पे क्या होता है, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये अच्छे से यहाँ पे एज अ फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम है जो कहाँ पे काम आता है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2 को, उसको वो ब्रेक डाउन करता है H2O एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीम इनका इस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो ये क्या हो गया, नीट 2025 का क्वेश्चन हो गया। नाउ question number 4. Name the class of enzyme that usually catalyzes the following reaction. ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है और ये एंजाइम से ही रिलेटेड है। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 117, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के पास। ओके, तो आपको यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इमेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे उसमें उससे जुड़ा एक ग्रुप है, वहां पे एस डैश है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एस है यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, और ये जो जी है वो ट्रांसफर हो गया किसमें, ये एस डैश जो यहाँ पे रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है उसमें यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जी क्या है, ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, एंड एस क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे एस है सबस्ट्रेट और एस डैश है यहाँ पे अनदर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन से क्लास ऑफ एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा। तो ट्रांसफेरेज, लाइगेज, हाइड्रोलेज, लाइएज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ग्रुप यहाँ पे एक एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये देखो ट्रांसफेरेज एंजाइम, ये सेम का सेम यहाँ पे इमेज है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप इसका क्या होता है, काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि नीट 2025 में बायोमोलिक्यूल चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चंस आए हैं, एंड डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आपको गेट साइंस वाला यूट्यूब चैनल में सारे के सारे एनसीईआरटी के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, री एग्जाम 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें से न्यूक्लियोटाइड कौन है, यूरिडीन, गुआनिन, एडिनेलिक एसिड, गुआनोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एडिनेलिक एसिड है ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 106 में, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो देखो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, प्लस यहाँ पे फॉस्फेट आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर सिर्फ ये दोनों होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको आप पेज नंबर 106 में भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहले देखा था। ओके, ये देखो यहाँ पे ये जो ये जो एडिनेलिक एसिड है ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और बाकी यहाँ पे जो है यूरिडीन हो गया, साइटिडीन हो गया, जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये जो यूरिडीन है, ग्वानिन है, यहाँ पे जो यूरिडीन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ग्वानिन तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। और ग्वानोसिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड। तो इसमें से कौन जो है फैटी एसिड नहीं है। तो ए यहाँ पे है दिया गया है ग्लूटामिक एसिड, बी है आर्किडोनिक एसिड, पामेटिक एसिड, लेसिथिन एंड एस्पार्टिक एसिड।
तो देखो, यहाँ पे ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जिसको हम ग्लूटामेट कहते हैं, ये क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, ठीक है। आर्किडियोनिक एसिड जो है फैटी एसिड होता है। पामेटिक एसिड भी फैटी एसिड होता है। लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। और ये जो एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्टेट, ये भी क्या है? अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ADE। ADE क्या है? अलग अलग है, वो फैटी एसिड नहीं है, और हमें यहाँ पे पूछा गया नॉट अ फैटी एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ADE। ऑप्शन सी में आप देखें ADE ओनली, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। री एग्जाम 2024 एनसीईआरटी पेज नंबर 106 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नाउ, lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissue is an example of। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेसिथिन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लिसराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये जो लेसिथिन है, ये क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीट 2024 का क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम दी एनसीईआरटी पेज नंबर 106। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें से हमको स्टेटमेंट को क्या करना है? यहाँ पे पढ़ना है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। तो लेसिथिन जो है ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, कौन होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। Saturated fatty acid possesses one or more C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अनसेचुरेटेड में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सी, gingerly oil has lower melting point, hence remains as oil in winter। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जिंजली ऑयल है, इसका जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो है विंटर में ऑयल ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन स्टेटमेंट डी, lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvent। Yes, that is the true statement। When fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ई भी क्या है? करेक्ट है। तो फॉर यहाँ पे जो फैटी एसिड है प्लस जो ग्लिसरॉल है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मोनोग्लिसराइड्स बनाएंगे, या फिर डाइग्लिसराइड बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे। जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ओके, तो यहाँ पे सी डी ई क्या हो जाएंगे? यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हमको करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट हमको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो सी डी ई यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नीट 2022 का क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम दी एनसीईआरटी पेज 106, ठीक है। तो एनसीईआरटी पेज 106 में आपको ये जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे, ठीक है, चाहे वो अनसेचुरेशन से लेकर के हो गया, पामेटिक एसिड से हो लेकर के हो गया, ये जो यहाँ पे क्या है? ये लेसिथिन है। लेसिथिन इज एन वन एग्जाम्पल, किसका? फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। तो ये भी जो है, जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए एनसीईआरटी पेज नंबर 106 से, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और ईयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मार्क करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A dehydration reaction links two glucose molecule to produce maltose. If the formula of glucose is 6C6H12O6, then what is the formula for maltose? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बोला जा रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन होगा किसके किसके बीच में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के बीच में, और ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलकर के यहाँ पे क्या बनाएगा? माल्टोस, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। माल्टोस क्या है? डाइसेक्राइड, क्योंकि वो दो मोनोसेक्राइड से मिलकर के बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का अगर यहाँ पे क्या है? ये C6H12O6 है, ठीक है। ये दूसरा ग्लूकोज भी C6H12O6 है, तो यहाँ पे माल्टोज का फॉर्मूला क्या हो? तो जो नॉर्मल जो बच्चा होगा वो क्या करेगा? इसको क्या कर देगा? जोड़ देगा कि अच्छा सी, अगर यहाँ पे इसमें 6 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, तो C12 हो जाएगा। इसमें 12 एंड 12 हाइड्रोजन, तो H24 हो जाएगा। और इसमें O 6 एंड 6 ऑक्सीजन, मतलब कि O12 हो जाएगा। और वो क्या करेगा? ये जो ऑप्शन है C12H24 एंड O12, इसको वो करेक्ट करके वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इस तरह से जब ये लिंक होता है, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 1H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? रिमूव होता है, ठीक है।
वन H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो यहाँ पे जो है ये जो जो भी आपने जोड़ा है इसमें से आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को आप क्या कर देंगे यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा C12, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये C12, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम करेंगे तो H22 और यहाँ पे ऑक्सीजन एक कम करेंगे तो O11, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं C12 H22 O11, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2022 का क्वेश्चन है। अगर आप बोलेंगे कि मैम ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप जब भी आपको जब पॉलीसेकेराइड पढ़ाया जाता है तो दैट इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग, ओके, जिसको आपको बताया जाता है कि कभी भी जब ये जो मोनोसेकेराइड जब इस तरह से लिंक होते हैं तो वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और वहां से H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है और फिर यहाँ पे माल्टोस बनता है। फिर हमने यहाँ पे बॉन्ड्स की भी बात की थी। ये जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं और ये 1 और 4 कार्बन के बीच में बनता है, इसलिए हम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है, मेनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम इसको कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है? और ये चीज जो है बायोमोलिक्यूल्स में आप जो केमिस्ट्री, ठीक है, जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी आप ये सारी चीजों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, following are the statements with reference to the lipids. Lipids having only single bonds are called unsaturated fatty acid. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लिपिड्स के रिगार्डिंग हमको बताना है कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं। तो देखो यहाँ पे लिपिड्स को बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है और उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो भी अगर अनसैचुरेटेड अगर फैटी एसिड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड कभी भी नहीं होगा, ठीक है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वहां पे सी डबल बॉन्ड, सी इस तरह से डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, यस, ये एनसीईआरटी में हमने देखा है। कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 106, ओके। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे ये जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है वो ग्लिसरॉल होता है, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, यस होता है। पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, दैट इज रॉन्ग। और पामेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन, ठीक है। ई, आर्किडोनिक एसिड है 16 कार्बन एटम्स, दैट इज रॉन्ग। आर्किडोनिक के पास 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग इनका जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी एंड सी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी एंड सी ओनली, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो मैं ये स्टेटमेंट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज, तो देखो ये पेज नंबर 106 है, 6 है, तो यहाँ पे देखो, अ सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका जो है एनसीईआरटी में आपका जो है इमेज भी दिया गया है, ठीक है? इसका आपका क्या दिया गया है, इमेज भी वहां पे आपका दिया गया है। और बाकी बात पामेटिक एसिड, यहाँ पे देखो आर्किडोनिक एसिड यहाँ पे 20 कार्बन लिखा हुआ है और इसी तरह से आपका यहाँ पे पामेटिक एसिड कितना 60 कार्बन लिखा है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, तो सारी की सारी लाइनें जो है एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं। चलो, तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, तो हमने जो है एसिडिक अमीनो एसिड पढ़ा था, बेसिक अमीनो एसिड पढ़ा था और न्यूट्रल अमीनो एसिड भी हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड पूछा जा रहा है, तो हमें पता है यहाँ पे जो लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो एसिड लिखा हुआ है तो वो एसिडिक ही होगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसके अलावा जो आर्जिनिन जो होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है और ये जो है एनसीईआरटी पेज 106 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखो ये क्या है, एनसीईआरटी पेज नंबर 106, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि लिखा हुआ है एसिडिक अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है लाइसिन एंड न्यूट्रल का नाम लिखा हुआ है वेलिन अमीनो एसिड, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिक में हमने फिर टेबल वगैरह भी और पढ़ा था, यहाँ पे आर्जिनिन भी आ जाता है। न्यूट्रल में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड और यहाँ पे आप एस्पार्टिक अमीनो एसिड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब इसको लिख लीजिए कि नीट कौन से ईयर में पूछा गया है, 2020, इस तरह से। चलो, क्वेश्चन नंबर 12,
द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। तो हमने यहाँ पे शुगर्स का मतलब कौन होते हैं, ग्लूकोज हो गए, ठीक है, फिर फ्रक्टोज हो गए, फिर इसी तरह से डाइसेक्राइड बन रहे हैं तो माल्टोज हो गए, सुक्रोज हो गए, फिर पॉलीसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो है टू फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। तो हमने जब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा है इसका ग्लूकोज का, इस तरह से सिक्स होता है, तो ग्लूकोज में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और बाकी पूरा इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस तरह से इसमें क्या होता है, रहता है, ठीक है। अगर आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे शुगर में मेनली फंक्शनल ग्रुप के नाम पे कौन होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल एंड मेथिल नहीं, मेथिल ग्रुप हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं है कार्बोनिल एंड मेथिल ग्रुप, तो कार्बोनिल यहाँ पे इस तरह से होगा और मेथिल ग्रुप तो नहीं। कार्बोनिल एंड फॉस्फेट, तो ग्लूकोज में आपको कहीं पे फॉस्फेट देखने को मिल रहा था क्या, नहीं। एंड ऑप्शन डी कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2018 का ये क्या है, क्वेश्चन है। अगेन दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको कोई, आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये तो एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं है, नहीं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। कभी भी जब आपको कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है पॉलीसेकेराइड, तो आपको जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको जैसे बोला कि केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है क्लास 12th में, उसमें जो है लास्ट के चैप्टर्स में आपको बायोमोलिक्यूल्स में ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 9.2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। इस ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पेज नंबर 108 से है, टेबल 9.3। लिस्ट 1 टर्पिनॉइड्स, लेक्टिन्स, एल्केलॉइड्स, टॉक्सिन। लिस्ट 2 कोडेनिन, डाइटर्पिन्स, रिक्सिन एंड कॉनकेनवलिन ए, ठीक है। तो यहाँ पे टर्पिनॉइड्स में कौन आते हैं, डाइटर्पिन्स आते हैं, ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ए का सेकंड, ए का सेकंड, अच्छा सारे ऑप्शंस में ए का सेकंड है तो हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब लेक्टिन्स की अगर हम बात करें तो लेक्टिन्स में आपका यहाँ पे कौन आता है, कॉनकेनवलिन आता है, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल 9.3 में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, टेबल 9.3, यहाँ पे लेक्टिन्स कॉनकेनवलिन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन ए में बी का 4 है, ऑप्शन बी एंड सी में बी का 4 नहीं है, तो ऑप्शन बी एंड सी को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से हटा दूंगी, ठीक है। ऑप्शन डी में बी का 4 है। अब यहाँ पे कौन आया, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखो एल्केलॉइड्स, तो एल्कोलाइड्स में कौन होता है, कोडेनिन होता है, और टॉक्सिन्स की बात करें तो वो रिक्सिन होता है, ठीक है। तो टॉक्सिन्स कौन हो जाएगा, रिक्सिन। तो एल्केलॉइड का सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन ए में सी का क्या है, थर्ड। तो ऑप्शन ए को मैं क्या करूंगी, एलिमिनेट करूंगी, ऑप्शन डी को मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सी, तो डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का थर्ड हो जाएगा, ओके। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा वो टेबल 9.3 से यहाँ से लिया गया, ओके। एल्केलॉइड्स के बारे में पूछा गया, आपको कोडेनिन दिया गया था, टर्पिनॉइड्स में आपको डाइटर्पिन्स दिया गया था, टॉक्सिन में आपको यहाँ पे रिक्सिन दिया गया था, ओके। तो यहाँ पे इस टेबल को मार्क कर लीजिए कि ये कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मणिपुर नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ पे इनमें से कौन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो कि डायरेक्ट जो लिविंग प्रोसेसेस जो होती हैं उसमें वो भाग नहीं लेते, ठीक है, सर्वाइवल के लिए वो जरूरी नहीं होता। जैसे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गए, ठीक है, तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट आर डेली एक्टिविटीज। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ऐसा कोई फंक्शन जो है पता नहीं चला है, ज्यादा से ज्यादा वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं by the organism. Okay. So which of the following is not a secondary metabolite? Curcumin, morphine, anthocyanin and lecithin. तो यहाँ पे आप देखेंगे लेसिथिन, ऑप्शन डी। तो लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा, क्या, नहीं। और बाकी जो यहाँ पे कुर्क्यूमिन, मॉर्फिन एंड एंथोसाइनिन है वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये जो है एनसीईआरटी पेज 106 एंड 108 से लिया गया है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट से जो एग्जांपल है, जाहिर सी बात है वो टेबल से लिया गया है, और लेसिथिन वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी पेज नंबर 106 से लिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। बच्चे यहाँ पे ये जो लेसिथिन है और ये जो लेक्टिन है जिसमें कॉन्वेनवलिन ए आ रहा है उससे क्या हो करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 15,
Which of the following are not secondary metabolites in plant? Again, same type of question. तो rubber and gums, morphine, codeine, amino acid glucose, vinblastine and curcumin. तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है? एनसीईआरटी पेज 108, ठीक है। और ये सेम टेबल नंबर 9.3, टेबल नंबर 9.3 से ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज है ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं, ठीक है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ओके। एंड ग्लूकोज तो हमें चाहिए ही होता है अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है डेवलपमेंट में हमारा क्या करता है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है, और बाकी जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। नीट 2021 का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। क्या पूछा गया है हमको, इनकरेक्ट, गलत यहाँ पे बताना है। ड्रग्स, रिक्सिन, तो ड्रग्स में रिक्सिन आया था क्या, नहीं। रिक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से पता हो, अच्छे से कॉन्फिडेंट, तो ऑप्शन ए को टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, बाकी आप देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एल्केलॉइड्स कोडिनिन होते हैं, टॉक्सिन एब्रिन होता है, ठीक है। एब्रिन एंड लिक्सिन जो है टॉक्सिन होते हैं। एंड लेक्टिन्स क्या होते हैं यहाँ पे, कॉनकैनवलिन ए होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पेज 108 एंड उसमें जो है टेबल 9.3 को अच्छे से मार्क कर लेंगे, ये नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। Next question. Secondary metabolites such as nicotine, स्टायरिशीन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो ये किस लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट? न्यूट्रिटिव वैल्यू पे नहीं, ग्रोथ रिस्पॉन्स पे नहीं, डिफेंस एक्शन यस। ये किसके ये जो है डिफेंस एक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन तो ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीट 2020 का क्वेश्चन। Now, question number 18. Concanavalin A is a pigment, a essential oil, an alkaloid or a lectin. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्केनमेलिन ए होता है वो क्या होता है, लेक्टिन होता है, ठीक है। अगेन आप लेक्टिन को लेसिथीन से कंपेयर नहीं करेंगे। लेसिथीन यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। और ये जो लेक्टिन यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये अगेन ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। चलो, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 9.4 प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में यहाँ पे ग्लूटाथोन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलाजन दिया गया है, ठीक है। और लिस्ट 2 में हार्मोन, एंजाइम, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीट 2024 का क्वेश्चन है। आप पेज नंबर निकालेंगे एनसीईआरटी 109 और उसमें निकालेंगे टेबल 9.5, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, ग्लूट फोर यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लूट फोर है इसका काम क्या होता है, ये इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ठीक है। तो उसका ये काम करता है, तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये क्या है, सेल है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है। अब इसमें जो है ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे आपने खाना खाया या कुछ शुगर खाई आपने, तो ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट है। तो ब्लड में ग्लूकोज को तो नहीं रख सकते, उसको जो है हमको सेल को देना पड़ेगा, तभी वो उस ग्लूकोज को क्या करेगा, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूट फोर है ये क्या करता है, ग्लूकोज को, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ग्लूकोज को ये जो सेल्स हैं इसमें ले जाने का काम ये करता है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे ग्लूट फोर इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ठीक है। सेल्स में ग्लूकोज को वो क्या करता है, भेजता है। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ए का 4 है, बी एंड सी में ए का 4 नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। डी का यहाँ पे क्या है, ए में थर्ड है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हटा देंगे। अगर मुझे ये कंफर्म है कि ग्लूट फोर का तो इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स ही आएगा, तो मैं ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगी, और इस तरह से मैं अपना टाइम बचाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। चलो, अभी तो हम एग्जाम में नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। इंसुलिन, तो इंसुलिन यहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, जो कि पेनक्रियास से क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ओके। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या होता है, एंजाइम होता है। तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये सिक्रीट होता है, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। एंड कोलेजन, कोलेजन यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ठीक है।
अब ये सारे के सारे टेबल 9 पॉइंट सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, तो यहाँ पे ये प्रोटीन्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो इंसुलिन है वो एज अ हार्मोन की तरह फंक्शन करता है, लेकिन ये क्या है, एक प्रोटीन है। ट्रिप्सिन भी क्या है, एक प्रोटीन है। कोलेजन भी क्या है, एक प्रोटीन है। इसी तरह से एंटीबॉडी, रिसेप्टर, ग्लूट4, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है, जो कि अलग अलग तरह का क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो जो टेबल है ये बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नीट 2024 का ये क्या है, क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी पेज 110 में मिल जाएगा। आप वहां पे टॉप पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लाइन, कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यहाँ पे कौन हो जाएगा, कोलाजन प्रोटीन, ठीक है। तो कोलाजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट अबंडेंट। नीट 2020 का क्वेश्चन है। Now, question number 21. Which one is the most abundant protein in the animal world? सेम क्वेश्चन, बट ईयर क्या है यहाँ पे, नीट उस टाइम पे नीट हुआ नहीं करता था, एआईपीएमटी हुआ करता था, ठीक है। तो एआईपीएमटी ये 2012 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी कोलेजन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो इसको आप क्या कर लोगे, इंपॉर्टेंट कर लोगे। उसी तरह से यहाँ पे ये रूबिस्को दिया गया है, तो रूबिस्को क्या है, एंजाइम है, एंड इट इज द, और एंजाइम क्या होता है, हर एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। तो रूबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो रूबिस्को अबंडेंट होता है, लेकिन हम सिर्फ एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे कोलाजन प्रोटीन जो है अबंडेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें से GLUT4, GLUT1, GLUT2, GLUT3, इसमें से कौन जो है इंसुलिन डिपेंडेंट जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, GLUT4। GLUT4 को हमने यहाँ पे क्या देखा था, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। अब ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये आप इसको बोल सकते हो कि ये दो चैप्टर से रिलेटेड, जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे हम इंसुलिन के फंक्शन को पढ़ेंगे, उससे और ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उससे वो इंटर रिलेटेड या फिर इंटर कनेक्टेड चैप्टर से यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंसुलिन का क्या काम क्या होता है, जैसे ये ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड है, आपने खाना खाया, ब्लड में यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है आफ्टर डाइजेशन, और यहाँ पे क्या है, सेल्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेल्स। और ये जो GLUT4 होता है वो क्या होता है, दरवाजा होता है सेल में, आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो इंसुलिन यहाँ पे क्या करता है, आता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको जो है ये क्या करता है, रास्ता दिखाता है कि आप जो है GLUT4 के थ्रू जो है सेल्स में आप जाइए, ठीक है। फिर सेल्स में जाकर के वहां से क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, एनर्जी वहां पे क्या होगा, रिलीज होगी, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, जो शुगर अपटेक है किसका, सेल्स का, उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को ये क्या करता है, यहाँ पे डिक्रीज करता है, कम करता है। इसीलिए जो भी डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनको भी शुगर हुआ रहता है या डायबिटीज हुआ रहता है, उनको इंसुलिन के क्या कर लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी का जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा होता है, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उनको आर्टिफिशियली इंसुलिन दिया जाता है, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे ये जो GLUT4 है ये क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर आने को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो GLUT4 है वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इंसुलिन प्रोटीन है उस पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन प्रोटीन है जो कि एज अ हार्मोन काम करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नीट 2019 का ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। तो यहाँ पे इन्युलिन बोला जा रहा है, इंसुलिन नहीं बोला जा रहा है। अगर इंसुलिन को पूछा जाता, ठीक है, इंसुलिन किसका पॉलीमर है, तो वो किसके पॉलीमर है, अमीनो एसिड का। प्रोटीन किससे बना हुआ था, अमीनो एसिड। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, इन्युलिन, ठीक है। तो इन्युलिन जो है यहाँ पे फ्रक्टोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 110। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 110 में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो इसको हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके भी लिखा है, नॉट इंसुलिन, इन्युलिन, ठीक है।
इन्यूलिन जो है फ्रक्टोज का क्या होता है यहाँ पे पॉलीमर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। तो जैसे यहाँ पे सेल्यूलोज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्रांच तो होती नहीं है, ठीक है। तो सेल्यूलोज में जब आप क्या करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, क्या करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो वहां पे कोई भी ब्लू कलर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब सेम एक्सपेरिमेंट आप किसके साथ करते हैं स्टार्च के साथ, किसके साथ स्टार्च के साथ, तो स्टार्च में क्या होता है इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो I2 जो मॉलिक्यूल है वो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है हम उसमें फंस जाते हैं और फिर वहां पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो सेल्यूलोज होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो है इस तरह से जो ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो फंस नहीं पाते और आपको जो है ब्लू कलर देखने को नहीं मिलता। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्यों नहीं मिलता, ठीक है। सो इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो ऑप्शन बी को भी पढ़ लेते हैं, इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद इट। नहीं, सेल्यूलोज ब्रेक डाउन नहीं होता है। इट इज अ डाइसेकेराइड, तो सेल्यूलोज डाइसेकेराइड है क्या, नहीं, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। क्या है पॉलीसेकेराइड। इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल, नहीं अगेन ये जो सेल्यूलोज होता है वो हेलिकल मॉलिक्यूल नहीं होता है। ये कहाँ से, एनसीईआरटी पेज नंबर 110 से, जैसे कि ये जो पेज नंबर है, ये जो पेज है ये पेज नंबर 110 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्च के बारे में दिया गया है कि स्टार्च I2 कॉम्प्लेक्स बनता है और वो ब्लू कलर देता है, लेकिन सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को यहाँ पे मैच करना है। लिस्ट वन में आपको दिया गया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे बायोलॉजिकल फंक्शन। अब देखो, ग्लाइकोजन, ग्लोब्यूलिन, स्टेरॉइड्स, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, एक पॉली स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, स्टोरेज प्रोडक्ट है कौन, ग्लाइकोजन। तो जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में जो स्टार्च होता है, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं अगर वो एक्सेस हो गया तो वो क्या करता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो है एज अ ग्लाइकोजन जो है बॉडी में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है। तो ए का 4 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए का थर्ड, तो ये इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी ए का 4, ओके। ऑप्शन सी ए का सेकंड, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी ए का 4। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम किसको, ग्लोब्यूलिन को, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन यहाँ पे क्या क्या काम करता है, ग्लोब्यूलिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज अ एंटीबॉडी, ओके। चलो अगर आपको ग्लोब्यूलिन के बारे में अभी नहीं पता है तो उसको रहने दो। स्टेरॉइड, तो हमने जो है यहाँ पे स्टेरॉइड के बारे में तो थोड़ा बहुत देखा है कि सेल बायोलॉजी में भी हमने देखा स्टेरॉइडल हार्मोन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, अच्छा, तो बी में भी सी का फर्स्ट है जिनमें हमको कंपेयर करना है और डी में भी यहाँ पे सी का फर्स्ट है। अब थ्रोम्बीन की अगर हम बात करें, थ्रोम्बीन यहाँ पे क्या होता है, एक बायो कैटलिस्ट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। और ग्लोब्यूलिन यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में बी का सेकंड है तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन डी में बी का थर्ड है, ठीक है। एंड डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बाकी सारे ऑप्शन जो है एनसीईआरटी से तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये जो ग्लोब्यूलिन वाला जो पार्ट है जो एंटीबॉडी है, तो ये हम कहाँ पे क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है इसको हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, लेकिन लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन है जो कि बायोकैटलिस्ट होता है, इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी में, तब वो जो है एनसीईआरटी में ये सारी बातें आएंगी। तो ये जो है बहुत सारे चैप्टर्स को मिला करके एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। नीट 2022 का ये क्या है क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लिस्ट टू, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट।
अब देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें सिंपल क्या होता है, ऐसे अमीनो एसिड के क्या होते हैं, चेन्स लग होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में ए का थर्ड है, बी में भी है, लेकिन सी एंड डी में ए का थर्ड नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से हटा दूंगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने अल्फा हेलिक्स के बारे में बात की है और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बात की है, ठीक है। तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो बी का फोर्थ है क्या, हाँ, ऑप्शन ए में बी का फोर है, ऑप्शन बी में सेकंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन ए को मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन ये कब होगा, जब मुझे ये दोनों ये सारी चीजें कंफर्म होंगी, ठीक है। चलो, लेकिन अभी हम एग्जाम में नहीं है। सी, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ह्यूमन हीमोग्लोबिन का होता है। तो यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर सी का क्या होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, और डी का यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब देखो, ये आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 112 में मिलेगा, और ये क्वेश्चन 2000 री एग्जाम 2024 हुआ था, तब का ये क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो, एनसीईआरटी पेज 1112 का ये यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको मेनली ये टर्शरी दिखाना चाहती हूँ। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में जब आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो वहां पे कहीं भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड का जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप फिगर 9.3 में अगर आप नजर घुमा के देखें तो टर्शरी जो स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्शरी बॉन्ड, यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी इमेजेस को भी बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे किसका दिया गया है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन का दिया गया है, जिसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, ग्लोबिन चेन्स है, 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमने पहले ही पढ़ चुकी हैं। नाउ, तो यहाँ पे इसको आप मार्क कर सकते हैं कि ये कौन से ईयर में आया है, री एग्जाम जब 2024 का ये क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। Statement 1, a protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid C terminal and the right end represented by the last amino acid N terminal. So that is the wrong statement. ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है कि यस, प्रोटीन को जो है एज अ लाइन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से इमेजिन करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट टर्मिनल होता है वो एन टर्मिनल होता है, और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है वो सी टर्मिनल होता है, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह से होता है, और यहाँ पे ये COOH इस तरह से होगा, और यहाँ पे जो है आपका अमीनो ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो हमेशा जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, एन टर्मिनल कहलाएगा, और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा, इस तरह से आप अमीनो एसिड जोड़ते जाएंगे, तो लास्ट अमीनो एसिड क्या होगा, यहाँ पे सी टर्मिनल होगा, लास्ट में उसके COH ही आएगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunits of a type alpha and 2 subunit of a beta type, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो in the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. Option A, statement 1 is true but statement 2 is false, so that is wrong. Statement 1 is false but statement 2 is true, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 1112। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी पेज 1112 में जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो अ एन टर्मिनल अमीनो एसिड एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज टी टर्मिनल अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और वो जो हीमोग्लोबिन वाला जो पार्ट है उसको आप उसके नीचे ही पेज नंबर 1112 में ही आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स एंड डीएनए। तो रामाचंद्रन प्लॉट जो है प्रोटीन से रिलेटेड है, ऑप्शन बी। ओडिशा नीट 2019 का ये क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो, पूरे बायोमोलिक्यूल में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये कहाँ पे है, जब ये जो बायोमोलिक्यूल वाला जब यूनिट स्टार्ट होता है सेल बायोलॉजी से चैप्टर 8 से, तो वहां पे आपको जो है GN रामचंद्रन साइंटिस्ट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनका काम किस पे था, फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। ओके, इन्होंने क्या किया, एनालिसिस ऑफ द अलाउड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया बाय यूजिंग रामाचंद्रन प्लॉट। और इन्होंने इनका जो है पब्लिकेशंस भी है, मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर विच इज द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में जो है GN रामाचंद्रन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो इसको जो है आप लिख सकते हैं कि 2019 में जो है पूछा गया है उड़ीसा नीट में। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे मैच करना है। लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, एमाइलेज। तो यहाँ पे आपको एंजाइम के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बॉन्ड्स के नाम दिए गए हैं जिनको ये जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलो ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब देखो, लाइपेज है तो लाइपेज किसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो लिपिड्स हैं उनको ब्रेक करेगा। ओके, और लिपिड्स में वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हमने वहां पे क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होते हैं। जब हम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इस तरह से हम कर रहे थे, तो वहां पे कौन से बॉन्ड, एस्टरिफिकेशन हो रहा था वहां पे, तो वहां पे कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। क्या हमने ये चीज पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। तो लाइपेज का यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये एस्टर बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है, लिपिड्स को क्या करता है, तोड़ता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में कौन, DNA एंड RNA। ठीक है, इसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि ये जो DNA एंड RNA है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जिसको ये ब्रेक करता है। तो न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्रोटीएजेस, तो प्रोटीएजेस इट्स वेरी सिंपल, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, एमाइलेज, तो एमाइलेज क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे पास जो एमाइलोज जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। और उसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 4 है और ऑप्शन बी में, तो ये इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी में ए का सेकंड है और ऑप्शन डी में ए का 4 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस का यहाँ पे बी का 4, प्रोटीएजेस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी का फर्स्ट, एंड एमाइलेज का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डी का थर्ड आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो ये चीज जो है डायरेक्ट पहले तो शायद एनसीईआरटी में थी। ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये सारी जो चीजें हैं नहीं है। लेकिन ये फिर भी जो है दूसरे चैप्टर्स में प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो लाइजोसोम थे। ठीक है, सेल बायोलॉजी चैप्टर 8 में हमने जो है लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने ये सारे जो एंजाइम है उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कि ये जो है प्रोटीजेस, यहाँ पे हाइड्रोलाइजेस एंजाइम होते हैं जो कि बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे लाइपेजेस, एमाइलेज के बारे में बात की थी, न्यूक्लियस के बारे में बात की थी कि किसको किसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये जो है एनसीईआरटी से ही पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है अलग अलग चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में हम जो है जब क्लास 12th में जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वहां पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से नहीं है, इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, लेकिन ये जो है अलग अलग जगहों से मिलकर के बनाया हुआ क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे जो है आपका बॉन्ड जो है दिया गया है, ये मणिपुर नीट 2023 एंड 2021 2 सालों में यहाँ पे पूछा गया है। देखो, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो पी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पे PQRS दिया गया है। ठीक है, ए का यहाँ पे 4 है, बी का भी 4 है, लेकिन सी एंड डी में यहाँ पे पी का फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड, वहां पे सी सी के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड्स होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू है उसका क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। तो क्यू का यहाँ पे फर्स्ट, ए एंड बी में, तो यहाँ पे ए में तो क्यू का थर्ड है और इसमें क्यू का फर्स्ट है, तो ऑप्शन ए को मैं यहाँ से हटा दूंगी, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, हमने अभी देखा। तो आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके। एंड पॉलीसेकेराइड्स में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आपको देखने को मिलता है। ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम दी एनसीईआरटी, कहीं और से नहीं है। ठीक है। चलो, question number 31, identify the substances having glycosidic bond and peptide bond and respectively in their structure. Chitin, cholesterol, glycerol, trypsin, cellulose, lecithin, inulin and insulin. तो हमें यहाँ पे ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो और दूसरा कौन सा बॉन्ड हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो। ठीक है। अब देखो, ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखें तो इन्युलिन क्या है, फ्रक्टोज का क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। अब फ्रक्टोज है, ठीक है, तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा ही होगा। और ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है, वो होता तो क्या है, प्रोटीन है, लेकिन वो काम कैसा करता है, एज अ हार्मोन काम करता है। इसीलिए इंसुलिन को हम पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में भी रखते हैं। इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेप्टाइड हार्मोन हो जाएगा, कौन, इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, एनसीईआरटी पेज नंबर 109 एंड 110 में आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब फिर से हम यहाँ पे एंजाइम से क्वेश्चन करेंगे। री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। Ligases is class of enzyme responsible for catalyzing the linking together of two compounds. Which of the following bonds is not catalyzed by it? तो ये जो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूल 1 है, मॉलिक्यूल 2 है, तो इसको जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइगेज है, ये जो ऑप्शन है उनमें से कौन से बॉन्ड को कैटेलाइज नहीं करता है, मतलब कौन से किनके किनके बीच के बॉन्ड को वो नहीं जोड़ता है। ठीक है। ऑप्शन ए कार्बन कार्बन, ऑप्शन सी कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को लाइगेज जो है नहीं जोड़ता है, लेकिन अगर वहां पे कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच का हो तो उसको वो ऐड करेगा। ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 117, लाइगेजेस एंजाइम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। लाइगेज का इंपॉर्टेंट रोल हम पढ़ेंगे जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको जो है वो ऐड करने का काम करता है, कौन, ये जो लाइगेज एंजाइम है वो। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शन। री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 116। ठीक है, वहां पे वो डायरेक्ट जो ग्राफ होता है उसी को यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है कि ये जो सबस्ट्रेट का यहाँ पे इस तरह से क्या है, कंसंट्रेशन है उसका जो है तो इस साइड क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे इस साइड, और इस साइड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो हमने देखा था कि क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब बढ़ाओगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप फिर सबस्ट्रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओगे फिर वो रिएक्शन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे एंजाइम के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट में भी पढ़ी है और ग्राफ में भी पढ़ी है। ओके। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है, ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया गया है। तो पहले आप क्या कर रहे हो, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, तो पहले तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद आप चाहे जितना भी इस साइड, ठीक है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को आप जितना भी बढ़ा लो, यहाँ पे ये जो हाइट है, किसका, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप दिया गया है कि आप जो है सबस्ट्रेट को जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। ओके। ऑप्शन सी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इधर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया गया है, बोला जा रहा है कि जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हो फिर वो बढ़ता है, फिर वो पीक पे पहुंच करके वो डिक्रीज होने लगता है। कौन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी बात है क्या, नहीं। ये किसके लिए सही है, अगर आपको टेम्परेचर एंड पीएच का अगर ग्राफ है तो उसके लिए ये क्या है, सही होता है। ठीक है। और ऑप्शन डी, तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है कि पहले जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होता है तो रिएक्शन ज्यादा होता है, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते जाते हो तो रिएक्शन कम हो जाता है, ऐसा है क्या, नहीं। तो दैट इज दी रॉन्ग ग्राफ। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो पहले जब आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, फिर उसके बाद जब आप और बढ़ाओगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगी, वो जो वेलोसिटी है वो वी मैक्स पे पहुंच जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो किसका क्वेश्चन है, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, enzymes that catalyze the removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bonds are known as। तो ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, ग्रुप को ट्रांसफर करके यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कौन सा एंजाइम करता है, लाइजेज जो एंजाइम होता है वो जो है इस तरह का काम करता है। री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 117। ठीक है, लाइजेज एंजाइम that catalyze removal of groups from substrate by the mechanism other than hydrolysis। ठीक है, लिविंग डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपिक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो एक्स एंड वाई जो ग्रुप है वो आपस में यहाँ पे क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 35, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड इज जिंक, नियासिन, फ्लेविन, हीम। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा। नीट 2024 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 118। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेटल आयन है वहां पे आप देख सकते हैं, ये जो मेटल आयन है इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जिंक इज द कोफैक्टर ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जिंक उसका क्या है, कोफैक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36, रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। तो ये जो है नीट 2024 का क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी पेज में 115 में आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट है, जो एंजाइम का ये जो एक्टिव साइट होता है उससे क्या करता है, सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे जो है बॉन्ड का जो है ब्रेक होता है, मतलब कंफर्मेशन चेंज होता है आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट और एंजाइम जो है फिर से यहाँ प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम फिर से जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। अब उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट ए में, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये पहले तो आएगा नहीं, ए तो पहले नहीं आएगा क्योंकि ये बीच में कहीं पे बन रहा है। तो जिस जिस भी ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है सबसे पहले उसको हटा दो। ऑप्शन ए में ई है, ऑप्शन बी में सबसे पहले ए है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट। तो देखो ये वाला जो काम है कि ये जो एंजाइम है यहाँ पे क्या हो गया, फ्री हो गया अनदर सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए, तो ये सबसे क्या है, लास्ट का काम है। ठीक है, तो बी यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सारे ऑप्शंस में सबसे लास्ट में कौन है, ऑप्शन ए में यहाँ पे बी दिया गया। तो चलो हम इसी के हिसाब से ऑप्शन ए के हिसाब से ही पढ़ते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे सी पे क्या दिया गया है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। डी में क्या दिया गया है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन एंड सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ई आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट किसके पास होता है, एंजाइम से। तो सबस्ट्रेट पहले क्या कर रहा है, एंजाइम से बाइंड कर रहा है उसके एक्टिव साइट पर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। फिर उसके बाद ए है, ए के बाद क्या आता है यहाँ पे, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ईएस ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ तो ए आ गया। फिर उसके बाद डी है, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोकन। फिर उसके बाद जो केमिकल बॉन्ड है वहां पे ब्रेकिंग होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सी आया, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा।
फिर उसके बाद बी आएगा कि ये जो फ्री एंजाइम जो बचा वो फिर से सब्सट्रेट से बाइंड करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से हट जाएगा, ऑप्शन डी भी यहाँ से हट जाएगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 115 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37, inhibition of succinate dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of। तो ये जो है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है ये जो मेलोनेट है, देखो ये क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है और ये क्या है, मेलोनेट है, और यहाँ पे क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये जो मेलोनेट है ये जो है इसका आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करता है किसे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से। और फिर ये एंजाइम से बाइंड होने के लिए ये क्या करता है, कंपटीशन करता है किसके साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो एग्जांपल होता है किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का होता है। नीट 2024 का क्वेश्चन है, पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 117 में आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि ये क्या है, पेज नंबर 117। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो। तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज ये रखते हैं। ठीक है, अब तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज है तो ये इनहिबिटर क्या करते हैं, compete करते हैं। ये जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा ताकि वो एंजाइम से क्या कर सके, बाइंड कर सके। ठीक है, अब वो compete करता है तो इनहिबिटर क्या करता है, यहाँ पे जीत जाता है। इनहिबिटर जीत जाता है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता, फिर एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाती है, लो हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो है यहाँ पे क्या है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है, सक्सिनेट सबस्ट्रेट होता है। वहां पे एंजाइम कौन काम करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस काम करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इनहिबिटर है कौन, मेलोनेट। इनहिबिटर है कौन, मेलोनेट। तो ये जो है मेलोनेट यहाँ पे इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसको सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या है, एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट नहीं है। सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन होता है, सक्सिनेट होता है। ओके, पहले मैंने वहां पे जो भी यहाँ वहां पे गलत बोल दिया था कि यहाँ पे जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है दैट इज द एंजाइम, और जिसको जो है मेलोनेट इनहिबिट करता है। ओके, तो ये एग्जांपल है किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ। तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है कि इस तरह का यहाँ पे जो मेलोनेट जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीट 2023 का क्वेश्चन है कि मेलोनेट जो है इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। तो मेलोनेट यहाँ पे किसको, किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइपेज दिया गया है, डाइनाइट्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंड एमाइलेज दिया गया है। तो यहाँ पे कौन से एंजाइम आएगा, ऑप्शन सी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, नीट 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 117। तो देखो, नीट 2024 और नीट 2023 में सेम चीज के बारे में ही पूछा गया है, बस वहां पे पूछने का तरीका क्या है यहाँ पे अलग है। ओके, तो इसीलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, ये 2023 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 39. Given below are two statements. Statement 1. Low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. And that is the correct statement. ठीक है, एनसीईआरटी पेज 117 निकालिए, आपको वहां पे 113 निकालिए, आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि कभी भी जो है अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम को वहां पे इनएक्टिव स्टेट में वो क्या हो जाएगा, वहां पे इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वही और इनएक्टिव स्टेट में जाकर के आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर वो हाई टेम्परेचर हो गया तो वो क्या करता है, एंजाइम जो है डीनेचर हो जाता है, वहां पे वो डैमेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, हाई हीट पे डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है।
स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करें, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, ये जो लाइन है आपको एनसीईआरटी पेज 117 में देखने को मिलेगी कि जब जो कोई इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट से क्या करता है, सिमिलैरिटी रखता है और वो एंजाइम से बाइंड होने के लिए क्या करता है, compete करता है, तो उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेज नंबर 117 में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme. It is known as the competitive inhibitor. एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट, एंड इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट, और एंजाइम कौन सा वहां पे एक्टिविटी किसकी कम हो रही है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की। ठीक है, किसमें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमको देखना है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो ऐसा तो नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी possesses peptide bonds, cell wall material in fungi, secondary metabolites, digoxin, malonate, chitin, collagen. So ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ऑफ एनसीईआरटी से जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो कैटालिटिक एक्टिविटी कौन शो करता है, एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी को इनमें से कौन इनहिबिट करता है, मेलोनेट। ठीक है, तो मेलोनेट यहाँ पे क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। तो ए का यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से दिया गया और इधर ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। ठीक है, स्मॉल में, तो ए का यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए में ए का सेकंड है, ऑप्शन बी एंड सी में ए का थर्ड दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऑप्शन डी में ए का सेकंड है। पोजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके में होगा, जो प्रोटीन होगा। अब इसमें से प्रोटीन कौन है, कोलेजन। कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे बी का क्या आ जाएगा, फोर। तो ऑप्शन ए में बी का यहाँ पे फोर है और ऑप्शन डी में बी का थर्ड है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, तो यहाँ पे जो फंजाई का जो सेल वॉल मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होता है, काइटिन। काइटिन होता है। ठीक है, इसी तरह से जो ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन है, रिक्सिन, जो कि क्या होता है, टॉक्सिन होता है। अनदर टॉक्सिन क्या होता है, आर्बिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हो जाएगा, रिक्सिन विच इज अ टॉक्सिन। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। किसका क्वेश्चन है, नीट 2020 का। तो देखो, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला क्वेश्चन है वो जो मेटाबोलाइट जहाँ पे दिए गए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वहां का जो टेबल है वहां से लिया गया है। ठीक है, ये जो कोलाजन वाला जो पार्ट है वो आपका जो है, जो प्रोटीन्स जो वहां पे जो टेबल था प्रोटीन वाले में, वहां से लिया गया है। ये जो सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई काइटिन है, तो ये पॉलीसेकेराइड वाला जो पैराग्राफ है वहां से लिया गया है। और ये जो मेलोनेट है वो तो हमने यहाँ पे ही पढ़ा, कौन से नंबर पेज से, 117 से ही इसको दिया गया है। तो ये एक ही चैप्टर से अलग अलग जगहों से यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट है क्वेश्चन का उसको यहाँ पे लेकर के मिक्स किया गया है। ठीक है, चलो question number 41, consider the following statement, coenzyme or metal ion that is tightly bound to the enzyme protein is called prosthetic group। तो यहाँ पे क्या है, कोएंजाइम और मेटल आयन ये क्या करते हैं, टाइटली बाउंड करते हैं किससे, बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम से ये बाइंड करते हैं और उसको जो है फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा है क्या, अच्छा चलो ऑप्शन स्टेटमेंट बी को देखते हैं। A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। अच्छा, अब देखो ये किसका क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट बी को देखें तो यहाँ पे एपो एंजाइम दिया गया है। तो एपो एंजाइम को क्या किसको कहते हैं हम, एपो एंजाइम जो प्रोटीन का जो पोर्शन होता है। ठीक है, जो एंजाइम है उसका जो क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन होता है, प्रोटीन वाला जो पोर्शन होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट कैटालिटिव कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब यहाँ पे एपो एंजाइम होगा, मतलब कि प्रोटीन पोर्शन होगा, प्लस यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। उसको जो है यहाँ पे क्या होगा,
प्रोटीन पोर्शन, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसको जो है आपस में मिला करके इसको एपो एंजाइम बोला जाएगा, ऐसा इसी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एपो एंजाइम तो सिर्फ ये जो खुद एंजाइम का ये जो प्रोटीन पोर्शन है उसी को ही एपो एंजाइम बोला जाता है। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंजाइम में, तो एंजाइम के हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो वो जो है ये जो एपो एंजाइम होता है, ठीक है, या प्रोटीन पोर्शन होता है, उसे टाइटली क्या होता है, बाउंड होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम कोई एंजाइम की बात करें तो वो ट्रांजिएंट होता है, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए वो बाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग है, ठीक है, और कोएंजाइम एंड मेटल आयंस, ये सारी सारी चीजें क्या है, अलग है। दे आर दी टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर। तो स्टेटमेंट ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, नो, बोथ बी एंड ए एंड बी आर ट्रू, ऐसा भी नहीं है। और ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, नो। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको ये जो है आपको ये जो को फैक्टर वाला जो पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे समराइज इसको यहाँ पे किया था कि एंजाइम में एपो एंजाइम वाला पोर्शन होता है कोफैक्टर एंजाइम, ये जो एपो एंजाइम है ये क्या है, प्रोटीन पोर्शन है, और जबकि कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट। तो इसके थ्री टाइप्स हैं कोफैक्टर के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। तो उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोएंजाइम होता है वो ट्रांजिएंट होता है, मतलब कि जब वहां पे काम होगा, रिएक्शन होता रहेगा तभी वो बाइंड करेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, चलो क्वेश्चन नंबर 42। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द कोएंजाइम। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम के बीच में आपको डिफरेंस करने बोला है। दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम द कोएंजाइम, तो आपको फिर जो है जो भी स्टेटमेंट नीचे दिए जाएंगे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों डिफरेंट है ये आपको बताना होगा, ना कि कोएंजाइम। तो ऑप्शन ए, दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। दे मतलब कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, यस, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, दैट इज ट्रू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखें, देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इनका एसोसिएशन एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट नहीं होता, वो टाइटली बाउंड होता है। ये जो स्टेटमेंट अगर ये होता किसके लिए, कोएंजाइम के लिए, तो ये ट्रू होता, अदरवाइज ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए है, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन डी, दे कैन सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है अगर ये बात कोएंजाइम के लिए कही जा रही होती तो ये क्या होता, सही होता, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज 118, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको देखा, ठीक है। कोएंजाइम ट्रांजिएंट यहाँ पे बाइंड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है। तो पेज नंबर 118 में आपको ये जो है मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।